हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 28 फरवरी। आज हिंदू न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल, जो फर्स्ट हिंदू न्यूज़ पर पहले आर्टिकल आया था, तो 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट नेम एज पॉसिबल गगनयान मिशंस। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने 4 पायलट सिलेक्ट हुआ था। मतलब काफ़ी ट्रेनिंग और सिलेक्शन करने बाद जो है अभी तक 4 पायलट अभी तक सिलेक्ट हुआ है। इसके अंदर जो है 3 पायलट फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ये बोल रहा है जो गगनयान मिशन का कुछ पॉइंट आपको जानकारी होना चाहिए। एक्चुअली व्हाट इज़ गगनयान मिशंस, ठीक है। इसमें कौन सा ऑर्बिट में होगा, इसको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपका फ़ायदे के लिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस मिशन में हमारा फ़ायदा क्या होगा, इंडिया का फ़ायदा क्या होगा, वर्ल्ड में क्या फ़ायदा होगा, ये कुछ पॉइंट जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट जो इट इज़ ए लो ऑर्बिट मिशन। तो लो ऑर्बिट मतलब लो ऑर्बिट जो है सबसे अर्थ का जो सबसे लोएस्ट मतलब ऑर्बिट जो है, जो आज का तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको बाहर जो है उसके अंदर 400 किलोमीटर रेंज में ऑर्बिट में उड़ाएगा। अभी जो बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट मिशन जो है, इसको जो अप टू 2000 किलोमीटर तक जो ऑर्बिट है उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो ऑर्बिट है जो तुम्हें सैटेलाइट स्पेस है, सैटेलाइट से इसी में जो प्लेस किया जाता है। इसको एडवांटेज क्या है, इसमें क्या लो कॉस्ट होता है, बहुत नज़दीक है, ठीक है। और जो है इसमें कोई भी चेंजेस करना है, कोई भी करेक्शन करना कुछ भी है तो बहुत इमीडिएटली कर सकता है। अगर हाई ऑर्बिट में जाएंगे 10,000, बाकी जो 15,000 बोल रहे किलोमीटर है, बाकी हाई ऑर्बिट में जाएंगे उसमें और ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्टिंग हो जाएगा। इसलिए जो है लो ऑर्बिट जो है प्रीफर किया जाता है साइंटिफिक जो इस स्टडीज़ के लिए और सैटेलाइट के लिए जो है लो ऑर्बिट के लिए प्रीफर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गगनयान मिशन लो ऑर्बिट का जो मिशन से, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन और एक आया था, मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये पॉइंट है। एडवांटेज ऑफ जो लो अर्थ ऑर्बिट का फायदा क्या है, और भी गुड एडवांटेज है क्या बोलते हैं इसमें कि लो कॉस्ट हो जाएगा, लो कॉस्ट, लो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। एक और आ जाएगा कुछ कोई भी फिक्सिंग ब्रोकन और डैमेज थिंग, कोई भी पॉइंट हो ब्रोकन डैमेज से कुछ भी स्टडीज करता है, कोई भी उसको रिपेयरिंग करना, कुछ भी इमीडिएटली उसको कर सकता है। हाई ऑर्बिट में जगह पॉसिबल नहीं होगा। कुछ पॉइंट डिसएडवांटेज है, कुछ मैं तो एक समरी बता रहा हूँ, उसको और डिटेल्स इसका पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे और डिटेली। पहले तो डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम डिस्कस कर। डिसएडवांटेज का अगर इतना लो ऑर्बिट में और भी कंट्री जो इसमें हार्ड पॉइंट में वो पे जाकर लो ऑर्बिट जो है तो ये पे जो है कंजस्टेड हो गया, मतलब एक बात बता रहा है। और ओवर द टाइम मतलब कुछ दिन बाद जो है तो सैटेलाइट जब लो ऑर्बिट में प्लेस हो गया, कुछ दिन बाद जो अंडर ग्रेविटी थोड़ा नज़दीक भी आ सकता है, उसके बाद और भी नुकसान हो सकता है सैटेलाइट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। वैलिडिटी ने ऐसा नहीं कहा कि इसमें ऐसा भी देखा गया, तो ऐसे भी डिसएडवांटेज पॉइंट भी एक है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट का कुछ पॉइंट जो है एट ए शॉर्ट में, अगर एपीक्यू गगनयान मिशन का क्या है, हॉट गगन मिशन क्या है, ये क्या इंडिया के जो इसरो का जो मिशन है ये मैन मिशन है, फर्स्ट मैन मिशन है। इसका पहले कोई कंट्री किया था क्या, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाए, इसका पहले कोई कंट्री किया था क्या? हाँ, यूएस रशिया चाइना इसके पास मैन मिशन जो किया था। अभी इंडियन इसरो जो है इसका फर्स्ट जो मिशन है गगनयान मिशन है लो अर्थ ऑर्बिट है, इसमें सक्सेस होगा तो क्या होगा, सक्सेस होगा तो क्या होगा, कई सारी जो है ब्रेक थ्रू डिस्कवरिंग और लाइक जो है मेडिसिन, मेटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी में कई सारी जो स्टडीज़ कर सकते हैं। मैन भेजने के बाद जो ह्यूमन भेजने का जो है इसमें फंक्शन क्या होगा, हमारे कंट्री का नाम वर्ल्ड में एक नाम आ जाएगा जो हमारा ह्यूमन मिशन के ऊपर। और भी कई सारी स्टडीज़ हम स्पेस कर सकते हैं, तो हम चंद्रयान में हम वहाँ पे ह्यूमन भी भेज सकते हैं इन फ्यूचर। इसके लिए वो इंडिया के लिए एक अलग स्पेस, मतलब एक स्पेस खुल जाएगा, मतलब एक दिख खुल जाएगा उसमें। और भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। कुछ दिन पहले बात हुआ था स्पेस सेक्टर में जो है इंडिया 100% एफडीआई की बात कर रहे हैं, तो इसमें अल्टीमेटली क्या होगा, अलग जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अलग रिसर्च जनरेशन होगा, इन्वेस्टमेंट जितना होगा, R&D जो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, कई सारी दिख इंडिया के लिए खुल जाएगा। एक कुछ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आए थे कि इसके पहले अगर पूछा जाए इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या था, इसके रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था 2016 में। 2013 में सिमिलरली जो है मंगलयान मिशन लॉन्च हुआ था इसरो का। सिमिलर क्वेश्चन ठीक सिमिलर क्वेश्चन आया था, इन द मंगलयान लॉन्च बाय इसरो क्या हुआ था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिट मिशंस, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान दें किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस है कि गगनयान मिशन कई सारे मिशन के ऊपर कई सारी प्रोजेक्ट इस बार इसरो ने किया, ठीक है। इसको इस तरह क्वेश्चन मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट ऑफ मार्स आफ्टर यूएसए।
यूएसए के बाद जो इंडिया फर्स्ट जो है ऐसा बताया जाए मंगलयान मिशन। हायर जो है हमारा गगनयान मिशन ये पहले यूएस किया था, रशिया किया, चाइना ऑलरेडी किया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा स्टेटमेंट बता, मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट इन द मार्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पूछेगा भी, ठीक है। इस बार क्वेश्चन इस बार डेफिनेटली आएगा, कई सारे क्वेश्चन है चंद्रयान गगनयान के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जो आपको आर्टिकल है 4IA पायलट नेम पॉसिबल गगनयान जो क्रू उसको से सिलेक्शन हुआ है, एक क्वेश्चन आपको आर्टिकल से, इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसको डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका जानकारी होना चाहिए। अगर इतना सारे प्रोजेक्ट खर्चा कर रहे हैं तो इसका जानकारी होना चाहिए आपको, इसका डिटेल हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बताया जा रहा है 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट इज जीनोम, ठीक, इसका फ़ायदा क्या है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट, मतलब डिस्कवरी एक कंप्लीट जो प्रोजेक्ट था कंप्लीट वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, मतलब एक स्टडीज प्रोजेक्ट है कंप्लीट हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे कुछ स्टडीज बता रहा है, जैसे कि कई सेक्टर में ऐसा गया, जैसे कि हमने देखा एशियन कंट्री में तो हार्ट डिजीज ज़्यादा होता है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा डिजीज होता है, एशियन हार्ट डिजीज होता है। वायरस जो है अफ्रीका में जो बताया जा रहा है हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, कुछ कारण तो होगा, पर्टिकुलर रीजनल जोनल बेसिस में कुछ पर्टिकुलर ऐसे भी देखा गया, पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ ट्राइबल कम्युनिटी, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर सेक्टर में पर्टिकुलर डिजीज ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा। एक जो जीनोम एक सीक्वेंस है, मतलब डीएनए का सीक्वेंस है, एक आदमी ह्यूमन में 3 बिलियन डीएनए है, उसका सीक्वेंस किस तरफ है उसके ऊपर कई सारी रिसर्च जनरेट होता है, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ प्लांट ऐसा है पर्टिकुलर जो पेस्ट जो उसमें जो पार्टिकुलर जो वायरस व पार्टिकुलर पेस्ट जो आक्रांत होता है, उसमें जो इन्फेक्टेड होता है। इसलिए अगर इस तरह का अगर एनालिसिस हो जाएगा तो केमिकल अननेसेसरी केमिकल पेस्टिसाइड यूज करना भी कम हो जाएगा, ये भी एक मेजर एनालिसिस है। जीनोम एनालिसिस के एक अलग दिक, मतलब माइक्रोबायोलॉजी इसमें अलग दिक खुल जाएगा। इसमें हम जो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग एरिया बेस अलग अलग इसमें क्या उसमें अलग अलग डिस्कवरीज के लिए अलग अलग खुल जाएगी। कुछ पार्ट आपको जानकारी हो और इसके क्वेश्चंस किस तरह है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, दोनों हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर उसका जो अलग अलग सीक्वेंस क्या है, 1 to 3 बिलियन सीक्वेंस अलग अलग सीक्वेंस है, सीक्वेंस में देख लेंगे उसको, वो जो है सीक्वेंस है, ठीक है। जीनोम सीक्वेंस है, जो डीएनए का सीक्वेंस है, सॉरी डीएनए का सीक्वेंस है CAC ऐसा सीक्वेंस, ए मतलब एसिड एडिनाइन, टी मतलब थाइमाइन, ये जो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर अलग अलग पार्ट का जो सीक्वेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका जो बाकी सारी फंक्शन जो बाकी सारी जो अटैक जो बाकी जो बिहेवियर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एक स्टडी जो है कॉन्फिडेंशियल स्टडी है, इसके ऊपर अलग अलग साइंस को काफ़ी सारी डेवलपमेंट इसके ऊपर हो जाएगा। कुछ पार्टिकुलर बता रहे जो बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में न्यू इंसाइट इनटू द मैकेनिज्म डिजीज, इस सेक्टर में जो डिजीज है इसको अलग अलग दिख खुल जाएगा। आपने देखा होगा कुछ पार्टिकुलर एरिया में हमने मेरा पिताजी डॉक्टर थे, वो एक चीज़ बार बार बोलते थे, जैसे कि गांव में टाउन में अलग अलग हर चीज़ गांव में अटैक नहीं होता, हर डिजीज टाउन में अटैक नहीं होता, तो ऐसा वो बार बार बोलता है। कुछ पार्टिकुलर कम्युनिटी को पार्टिकुलर डिजीज मतलब ये कॉमन रहता है, तो पार्टिकुलर ऐसा वो उनका कहना था, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, उनका कहना हो सकता है ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चंस, अब ध्यान दीजिए इसका क्वेश्चन पहले किस तरह आया आने का चांस है, तो आपको आइडिया लग जाएगा इस तरह क्वेश्चन किस तरह आया। Referring to agriculture India, how maybe technique of genome sequencing often seem to be news are used in immediate future, are used in the immediate future। immediate future में कौन सी यूज होने वाला है जीनोम टेक्नोलॉजी पर, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आने का काफ़ी चांस है। कुछ टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जीनोम सीक्वेंस कैन बी यूज आइडेंटिफाई जेनेटिक markers for disease resistance and drought tolerance and various crop plant, इसको बताया जा रहा है। The technique help reducing time required to develop new varieties and crop plant। It can be used to decipher the host pathogen relationship in crops। इस टॉपिक को और अलग अलग क्या है नहीं उसको डिटेल डिस्कशन किया है। इस तरह क्वेश्चन आने का चांस है, इसके आंसर भी हम देख लेंगे, ठीक है।
और एक आर्टिकल है बताइए हाई साइंस नीड्स सस्टेनेबल फंडिंग। हम R&D फंडिंग का बात कर रहे हैं, समझ मेरा बात समझ में आ रहा है ना। R&D फंडिंग का बात कर रहे हैं। R&D फंडिंग क्यों ज़रूरत है भाई, R&D फंडिंग क्यों करना है। हर कंट्री यूएस जैसे कंट्री इतना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। इसराइल जैसे कंपनी सबसे ज़्यादा जो ग्रॉस GDP का सबसे ज़्यादा वो अपना फंडिंग करते हैं। यूरोपियन कंट्री, चाइना जो बहुत फंडिंग करते हैं। हर इंडिया का जो हमारा बहुत पोर है जी हमारी फंडिंग है। अभी R&D फंडिंग क्या चीज़ है, मतलब क्यों रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको हम देख लें। इसमें क्वेश्चन है हाउ मच डू डेवलप कंट्रीज स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी कॉन्सिस्टेंटली अंडर यूटिलाइज इस बजट। जो मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो बजट है उसको कम क्यों यूज कर रहे, कम अनयूटिलाइज पार्ट से जा सकता है। हाउ मच द प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट इंडिया R&D फंडिंग। तो प्राइवेट सेक्टर इंडिया R&D फंडिंग में बहुत कम यूज कर, उसका कई सारे कारण भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसका रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए कि नहीं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ बात बताया जा रहा है, इंडिया नीड्स नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, इंडिया का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर में चाहिए और जो डिफेंस में चाहिए, कई सेक्टर मेडिसिन में चाहिए। इसके अलावा जो है लैंड वाटर एयर में भी जो डेवलपमेंट चाहिए। बड़ा बड़ा कंट्री जो है US जैसे कंट्री, उसको विश्वगुरु बोलता है, देखते हैं रियल विश्वगुरु लाउडोरी US को जो विश्वगुरु ऐसा बताया जाता है, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने US जैसा कंट्री है और भी सारे कंट्री है, उन्होंने जो अपना डेवलप ये G20 कंट्री की बात कर, G20 और नॉन G20 और भी करता है, ऐसा भी नहीं है। तो G20 में लास्ट में देखा गया 2018 में उनको अपने GDP का कितना R&D में एक्सपेंस करते हैं और टोटल कितना एक्सपेंस करता है, ठीक है। ये GDP का जो है रिसर्च इंटेंशन ऑफ GDP कितना परसेंट देखा जाएगा। जो सबसे पहले जो बताया जाएगा अगर साउथ कोरिया अपना GDP का कितना परसेंट यूज, सब पे साउथ कोरिया, उसके बाद जापान, ठीक है, इस कंट्री जर्मनी जो है ये जो 4.43 3.8 में जो उसके बाद US भी है, ठीक, US भी 2.19, लेकिन US भी इसको बड़ा GDP है बड़ा ये इसमें, उसके टोटलिटी में US ज़्यादा होता है कि 581 बिलियन। US का जो 581 बिलियन 2018 में उसको साइंस एंड R&D में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो यूरोपियन जो है बात करें EU जो कितना है 323 बिलियन। उसके बाद चाइना वो जो करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है इसमें। उसका जो फायदा क्या होता है, उसका तो अभी तक टेक्नोलॉजी में US बहुत अच्छा है, उसको डेवलपमेंट कंट्री बहुत अच्छा है। उसको तो कई सारे सेक्टर में US का नाम काफ़ी अच्छा हुआ, कई सारी कंट्री ग्रोथ करता है, डेवलप कंट्री का अंतर। अभी इंडिया का 2047 में डेवलप कंट्री में आ जाएगा बता रहा है। तो इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है बहुत पोर है। इंडिया का देखने का कंडीशन क्या है, इंडिया का बात कर रहा है GDP का, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया जो 0.65% ऑफ GDP, ऐसे पर इंडिया का परसेंट 0.65, ऐसा सोच रहा था 2% को और इंक्रीज करने का टारगेट है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया का जो 17.6 बिलियन इंडिया का यूटिलाइज होता है। वायरस अगर G20 कंट्रीज देखेंगे, इसराइल का नाम बहुत सुना होगा, इसराइल का बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। इसराइल जो सबसे मतलब ये तो 4.43 5% जो है GDP को उन्होंने इसराइल खर्चा करता है। उसका जो छोटा भी है 9 इसराइल का पॉपुलेशन 9 मिलियन के आसपास, और इंडिया का 1.4 बिलियन है। इसराइल का जितना तो अगर मिलियन का पॉपुलेशन देंगे उसके हिसाब से इसराइल बहुत रिसर्च डेवलपमेंट बहुत खर्चा करता है। और उसका जो पर कैपिटा इनकम भी $51,000 है, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसराइल काफ़ी आगे अच्छा गया, ठीक है। एक कुछ पॉइंट है रिक्वायरमेंट जो है उसमें जो बात करेंगे, US लीड जो है G20 स्पेंडिंग 581 बिलियन। उसके बाद जो है चाइना, उसका यूरोपियन यूनियन कंट्री जो है उसको ज़्यादा करते हैं, उसमें ज़्यादा करते हैं। अगर परसेंटेज आप G20 का जो जितना परसेंटेज बताया जाता है जो R&D में एक्सपेंस करता है उसमें 36% US का है, EU का जो है 20%। मतलब मेरा मतलब है मतलब R&D सेक्टर में कितना खर्चा करता है इसका ऊपर। जैसे बात करते हैं इसराइल का, बात कर G20 का, नॉन G20 का इसराइल का बात। इसराइल जो है 9.3 जो मिलियन उसका पर कैपिटा इनकम, 9.3 उसका पॉपुलेशन है। उसका जो 18.6 बिलियन, इंडिया से ज़्यादा बिलियन जो R&D में खर्चा करता है। जो पर कैपिटा इनकम 51,000 मतलब आसपास है उसका डॉलर है, उसका पर कैपिटा डॉलर इसके है। एक कुछ पॉइंट है
इसका रिलेटेड क्वेश्चन ईपीएससी में क्वेश्चन आया था, जैसे कि बाद 2017 में 2022 में क्वेश्चन आया था। 2022 में व्हाई पब्लिक प्राइवेट पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। ये कुछ प्रोजेक्ट का बात कर रहा है। एग्जामिन डेवलपमेंट एयरपोर्ट इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर अंडर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट वेंचर पर, जो पब्लिक प्राइवेट वेंचर को इन्होंने भी 2 बार क्वेश्चन आया था। अभी बात चल रहा है जो है, देखो जो पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर इंडिया में कुछ लिमिटेड है। इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है जो R&D प्रोजेक्ट में, उसको बहुत लिमिटेड खर्चा, कुछ इशूज उनके पास है और भी इशू है। ये बोल रहे वीक जो पैटेंट सिस्टम जो है वो बहुत वीक है। मतलब इंडिया का जो रेगुलेशन है बहुत वीक है। कोई प्राइवेट सेक्टर अपना रिसर्च करके काफ़ी खर्चा करके अपना कोई चीज़ इन्वेंट किया, उसका पैटर्न सिस्टम हो सकता है बहुत पोर है, बाकी का कॉपी मारने का काफ़ी चांसेस ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट करता है इंडिया से भी। लैक ऑफ टैलेंट, ये भी एक इशू है, टैलेंट है एक इशू है। ब्रेन ड्रेन, जो मेजर जो हाई ब्रिलियंट स्टूडेंट जो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। इनएगोट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ब्यूरोक्रेटिक हार्डल, ब्यूरोक्रेटिक जो कैसे नेता लोग है ब्यूरोक्रेट से उसका जो हार्डल भी उनको रहता है, कोई चीज़ इन्वेस्ट करेंगे उसका ब्यूरोक्रेटिक उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसके इशू बढ़ जाएंगे। तो 4th आर्टिकल लास्ट आर्टिकल SBI रिकॉन पॉवर्टी लेवल 4 to 5% जो बात कर रहा था। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जो लास्ट कुछ दिन पहले हुआ था, इसका बारे में डिस्कस भी किए थे। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसका फॉर SBI ने बोल दिया, SBI ने बता दिया जो पॉवर्टी लेवल है वो 4 to 5%। अभी तो बातचीत कर रहा था बहुत सारी जो 12% 13% में बात कर रहा था, अभी इन्होंने पॉवर्टी लेवल 4 to 5% उन्होंने बात कर दिया। पॉवर्टी ऐसे क्यों बात कर रहा है, जो बेसिक स्पेंड है जो 1700 का 1800 का पर मंथ यूज़ करते हैं, जो बात है गरीब आदमी जो 5% के लोग 5% तो लोग यूज़ करते हैं, मतलब 5% नीचे ही पॉवर्टी लेवल है। ठीक है, 1300 दिन देखा 1300 के आसपास जो 5% नीचे यूज़ करते हैं। देखो बेसिक नीड क्या है, बेसिक नीड तो ऐसा नहीं होगा भाई आपको मोबाइल खरीदना है, ऐसा तो नहीं होगा। बेसिक नीड मतलब आपका दूध होना चाहिए, आपको दूध है, फ्रूट्स होने, मतलब अनाज है, सब्जी अनाज चावल ऐसा जो रोटी ऐसा बेसिक नीड्स है। ठीक है, ये भी एजुकेशन बेसिक नीड हो सकता, एजुकेशन भी है बेसिक नीड्स है, तो एजुकेशन करने में जरूरत है। ये कुछ पॉइंट है बेसिक नीड का ज़्यादा, मतलब मेडिसिन है, ये कुछ बेसिक नीड है। जो आपको मोटरसाइकिल नो ऐसे बेसिक नीड नहीं है, मोटरसाइकिल चाहिए किसी को, टेलीविज़न चाहिए, हैंडसेट चाहिए, ऐसा नहीं, ये बेसिक नीड के अंदर नहीं किया जाएगा। जो बहुत ज़रूरी है वो हमारा बेसिक नीड्स है। तो 4 आर्टिकल हमने सामान्य इंट्रोडक्शन जिस किया, इसका हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये आर्टिकल का आपको PDF चाहिए तो डेफिनेटली विन IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो इसमें क्या होगा, आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगी, उसमें और बहुत सारी इसका PDF लेक्चर मिल जाएगा, आपको कोई चीज़ नोट करना नहीं पड़ेगा, या आपका टाइम ही बच जाएगा। ठीक है, और इसके टेलीग्राम लिंक जो है हम टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें दे देंगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज का फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पॉइंट में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिया, कुछ मेजर पॉइंट, एक डिटेल में हम डिस्कस नहीं किया, अभी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा बात है 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट उन्होंने सिलेक्ट किया, ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। तो क्रूशियल मतलब मेजर वास्ट ट्रेनिंग पर्पज राशि में ट्रेनिंग किया, और इसरो जो बेंगलुरु में है उसमें भी मतलब कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग करके 4 जो पर्सन IAF जो इंडियन एयरफोर्स में 4 आदमी का सिलेक्शन किया गया। इसमें भी जो और ट्रेनिंग और जो है ट्रेनिंग देने का 3 आदमी सिलेक्ट होगा। 3 आदमी जो है जो 2025 में ऐसा बताया जा रहा है। जो गगनयान मिशन है कहाँ पे जाएगा, 400 किलोमीटर ऑर्बिट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ जो है, लो ऑर्बिट में कुछ पॉइंट ध्यान से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। 400 किलोमीटर में जाएगा, फर्स्ट मतलब मैन मिशन है इसरो का, इंडिया का। ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट क्या है तो जानकारी के लिए चाहिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, फिर जानकारी के लिए नेम इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला, जो ये लोगों है, इन लोगों को सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, लो ऑर्बिट की बात कर दिया था हमने, इन्होंने रेगुलर पोर्शन में सिलेक्ट किया था। तो ठीक है, कुछ पॉइंट गगनयान मिशन को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एडवांटेज गगनयान मिशन में क्या है, एडवांटेज क्या, कई सारी स्टडीज इसमें जो कई सारी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन मेडिसिन मटेरियल एंड बायोटेक्नोलॉजी में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज होगा, और इसकी एक प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और भी कई सारे प्रोजेक्ट में जो उसमें और भी आने वाला प्रोजेक्ट जिनका जो प्रोजेक्ट है वो भी मैन मिशन कर सकता है, जो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होगा, आने वाला दिन में जो है इसमें जो स्पेस सेक्टर में
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि एक बड़ा दिख खुल जाएगा इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी। बहुत सारे पार्ट तो बाहर से खरीदते हैं, बाहर से फ्रांस से खरीद कर लाते हैं, वो पार्ट जो है यहाँ पे भी डेवलप होगा तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा और इन्वेस्टमेंट भी होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और भी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। ठीक है, अलग अलग साइंस टेक्नोलॉजी खुल जाएगा। ठीक है, और इसमें भी जो है ऐसे भी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी और न्यू यंग जो है इसका यंग पीपल जो है उसमें इस सेक्टर में आने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो और भी इंजीनियरिंग जो पढ़ना है तो स्पेस सेक्टर में अभी और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, पढ़ेंगे, अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर भी खुल जाएगा। ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया था। हाँ, सिग्निफिकेंट जो टू अचीव फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का अभी जो कैपेबिलिटी है एक टेक्नोलॉजी का खुल जाएगा, जिससे मेजर ऑब्जेक्टिव है। अभी तक तो अनमैन मिशन था, चंद्रयान मिशन अनमैन मिशन था, अभी जो आदित्य एल वो भी अनमैन मिशन है, लेकिन ये दिस मिशन जो है मैन मिशन है। यूनिक अपॉर्चुनिटी इंस्पायर यह जो है पोटेंट फॉरेन पॉलिसी टूल, पॉलिसी इंपॉर्टेंट नॉलेज सेक्टर, फॉरेन करेंसी कोई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बिठाएगा। तो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एक पॉइंट है ये पॉइंट। लो ऑर्बिट मिशन किया एग्जाम्पल, लो ऑर्बिट मिशन जो है कई सारी बोला मिनिमम जो है मोस्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट स्पेस जो है एलईओ, मतलब कई सारी बाकी कंट्री में जो है जो स्पेस थे मैन में लो ऑर्बिट मिशन में काम करते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर क्या है, एडवांटेज क्या है, इसमें एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट है, लो टाइम कंज्यूम होता है, कोई चेंजेस करना है, कुछ चेंज करेक्शन करना है, कुछ रिपेयरिंग करना है तो भी डैमेज थिंग व कोई इंस्पेक्शन डैमेज व इंस्टॉलिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट etc इसमें इमीडिएटली कर सकते हैं। डिसएडवांटेज का है, इसमें कोई क्वेश्चन डिसएडवांटेज का, इसमें कोई ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो, ठीक है, और इसमें जो ऑलरेडी कई सारे फैक्टर जो वहाँ पे डब्ल्यूएच हो गया ओवर क्राउडेड है। ठीक है, इसलिए जो कई से ओवर क्राउडेड होगा, ओवर द टाइम फ्रेम में जो स्पेस में कोई सैटेलाइट लो ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, अभी 10 साल 2-3 साल बाद जो कैसे भी हो सकते हैं, ग्राउंड जो है ग्रेविटेशन फोर्स अंदर आ सकते हैं, उसको भी नुकसान भी हो सकते हैं। गगन मिशन का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जेक्टिव टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है न्यू दिख खुल जाएगा इंडिया के लिए। चैलेंजेस तो भाई बहुत सारी है ये। ठीक है, इसमें क्या रिलायंस जो इंडियन टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर मैन मिशन जा रहा है उसमें क्रू सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स बाहर जा रहा है, जो बाहर जा रहा है मतलब जो वहाँ पे जो बाहर जो अर्थ के बाहर जा रहा है उसमें क्या कई सारी पॉइंट जो है जो क्रू लोग जाता है उसके हेल्थ का सेफ्टी आता है, उसको खाने का चेक आता है, कई से सेफ्टी रिलेटेड, और ब्रेन का काफ़ी ऑक्सीजन नहीं मिले, कई सारी पॉइंट चैलेंजिंग जॉब तो है ही उसमें जो। ठीक है, मैन मिशन और वापस लाना भी है उसको, कई सारी पॉइंट इंडिया के लिए चैलेंजिंग है, न्यू टेक्नोलॉजी है। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल पहले तो जो पहले गया था तो उसमें लो वेट था, अभी मैन मिशन है, मैन मिशन के बाद वजन ज़्यादा है और हाई वजन ज़्यादा आने के पहले उसमें जो नया चैलेंजिंग इस पर जो लॉन्च व्हीकल है वो हैवी ड्यूटी, उसमें वजन भी ज़्यादा है। ठीक है, मैन मिशन है इसमें। ठीक है, ये भी चैलेंजिंग जॉब है। कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग पॉइंट जो हमारा जो मैन मिशन जाता है पहले उसके ट्रेनिंग फैसिलिटी इंडिया में इतना नहीं है, इसलिए रशिया में गया तो इंडिया डिपेंडेंट का फॉरेन कंट्री को डिपेंडेंट है, इतना ट्रेनिंग प्रोसीड्यूर भी हमारे पास नहीं है, इतना कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है इतना के लिए। तो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट अभी अचीवमेंट हो जाएगा तो और एक्सपीरियंस हो जाएगी और आने वाले दिन में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन्वायरमेंट कैरिंग मास वेट टू स्पेस, हाँ, ड्यू टू लिमिटेशन कैरिंग मास वेट टू स्पेस एक रिनोवेटिव इन्वायरमेंट फूड ऑक्सीजन वाटर जो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन वेस्ट हैज़ टू बी डेवलप, एक कारण वो हो जाएगा। क्रिएटिंग 8 लाख एनवायरनमेंट जो है टेस्टिंग सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट एक्चुअल जो है वहाँ पे जो टेस्ट बाहर जो 8 लाख एनवायरनमेंट वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए क्रू सेफ्टी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर फैटिक है, स्लीप डिजार्डर एक है, साइकियाट्रिक डिजार्डर एक मतलब जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट जो बाहर जीरो ग्रेविटी में कई सारी जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, कई सारी जो है प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ये भी सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट भी है, एक चैलेंजिंग जॉब भी है भाई साहब। टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू इसरो गगनयान मिशन टेक्नोलॉजी है, इसमें जो देखो दो पार्ट है, एक तो एक क्रू मॉडल, नीचे जो है सर्विस मॉडल। ठीक है, ये भी लॉन्च पैड है बता रहे हैं। ह्यूमन रेटेड LVM-3 जो नीचे जो पार्ट है LVM-3 और ऊपर जो ह्यूमन HLVM-3 जो नीचे पार्ट है LMV जो है ऑयल का पार्टिकुलर, इसमें क्या है
सॉलिड स्टेज, जो सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखो, दिस इज लिक्विड स्टेज, दिस इज सॉलिड स्टेज, 20 का पार्ट लिक्विड स्टेज, यहाँ बाहर जो पार्ट है सॉलिड स्टेज, यहाँ पे जो है साइक्लोजेनिक जो है स्टेज जो है, और ऊपर ऊपर वाला पार्ट जो है HLBM जहाँ पे क्रीव रखते हैं, एक कुछ पोर्शन है इसका, और इसका जो ऑर्बिट मॉड्यूल, ऊपर वाला मॉड्यूल जो है क्रीव मॉड्यूल, नीचे से सर्विस मॉड्यूल हम डिस्कस करा था, ठीक है, इसमें और से बनाया गया। ये इसका जो बाद में ट्रेनिंग सेट होता है, मैन में ट्रेनिंग इसका पार्ट है, उसका जो ट्रेनिंग टेस्टिंग फ्लो चार्ट है यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो गया। आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था मंगलयान मिशन के लिए, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी मार्स ऑर्बिट मिशन, जो मंगलयान मिशन है उसको मार्स ऑर्बिट मिशन बताया जाता है, पूछा जा रहा है। मेड इंडिया सेकेंड कंट्री हैव ए स्पेस क्राफ्ट, जो इंडिया ने सेकेंड कंट्री बचा जा रहा है, और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका सक्सेस हुआ था। एक कुछ पॉइंट है, आंसर 3, 1 और 3 ऐसा बताया जा रहा है। मार्स ऑर्बिट मिशन इंडिया इंटरप्लेनेटरी मिशन ISRO का जो है, इसमें लॉन्च नवंबर 2013 में हुआ था, 5 नवंबर 2013 में हुआ था, ठीक है। 1008 डे वो मार्स मिशन कंप्लीट किया था, लेकिन 6 महीना टारगेट थी, 1008 डे उन्होंने कंप्लीट किया था। इट इज़ द फर्स्ट इंटरमीडिएट मिशन, इंडिया का फर्स्ट इंटरमीडिएट मिशन है। होने के मंगलयान लॉन्च बाय ISRO, ये द कॉल्ड मार्स ऑर्बिट मिशन, ठीक है। Second incorrect, it is India first intermediate mission, ISRO has become the fourth space agency, सेकेंड नहीं, द फोर्थ था। उसके पहले द सोवियत स्पेस प्रोग्राम था, नासा था, यूरोपियन स्पेस प्रोग्राम था। इस बार भी मंगलयान गगनयान मिशन है, इसका पहले रशिया किया, USA किया, और ये भी किया। और जो है स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, इट इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू बी रीच द मार्स ऑर्बिट एंड फर्स्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, कुछ पॉइंट बता रहा है, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट है गगनयान मिशन का, और इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल, 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड एज पर सेंटर, बताए 10,000 जो जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, जीनोम क्या है हम डिस्कस करना है, जीनोम पहले, और जो प्रोजेक्ट है जीनोम जो मैपिंग है, होल मैपिंग ऑफ जीनोम, जो जेनेटिकली जो DNA होता है, कंप्लीट सेट ऑफ DNA और जेनेटिकली जो आइटम है उसका सेट है। तो एक ह्यूमन के ऊपर जो है 3 बिलियन DNA रहता है, DNA डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से अपना जो है अपना जो रिप्रोडक्टिव जो कैरी करता है DNA। अभी बात हो रहा है इसका सीक्वेंस, ठीक है, इसका सीक्वेंस में काफ़ी सारी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी यही देखा गया, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में कुछ डिजिट और ज़्यादा प्रोनाउंस होता है, जैसे कि एशिया में और साउथ अफ्रीका डिस्कस किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने ऐसा देखा गया, दो एशियन कंट्री में जो है जो कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट रिलेटेड डिजीज ज़्यादा होता है, और जो अफ्रीकन जो सिटी में वहाँ पे हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। पर्टिकुलर जो DNA जो ग्रुप है, इसका जो बेस में जो है अलग अलग जो ग्रुप है उसमें अलग अलग डिजीज हो जाता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो ये DNA के ऊपर अलग अलग एशिया में, चाइना में, काफ़ी सारी कंट्री में लोग अपना स्टडीज़ कर लिया था। अभी इसके बीच में फ़ायदा क्या होगा, इस स्टडीज़ में फ़ायदा को डिटेल डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1। जीनोम क्या है वो डिस्कस करते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट क्या है ये वो डिटेल डिस्कस करते हैं। न्यूज़ क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, लिखा नहीं रहा था। Department of Biotechnology DBT on Tuesday officially announced that the completion of 10,000 genome project attempt to create reference database for whole genome sequence of India। और जीनोम इंडिया में जितने भी ग्रुप है, ऐसा पता गया 1.4 बिलियन उसका इंडिया का पॉपुलेशन है, उसमें ऐसा पता मिला गया 4,600 जो है ऐसा ग्रुप है, जैसे वो ग्रुप में जो है अलग अलग ग्रुप में उसका जीनोम सीक्वेंस अलग अलग है। वो स्टडी करने के बाद अगर ऐसा एक सीक्वेंस जो साइंटिस्ट पास मिला गया, उसमें फ़ायदा क्या होगा, इसमें फ़ायदा होगा साइंटिस्ट आने वाला दिन में जो है मेडिसिन एंटीबायोटिक डेवलप करने साइंटिस्ट लोग और अच्छा रहेगा। जो पर्टिकुलर जीनोम ग्रुप में, पर्टिकुलर DNA ग्रुप में, पर्टिकुलर जेनेटिक ग्रुप में पर्टिकुलर डिजीज ज़्यादा क्रिएट होता है, ऐसा मिला गया। तो पर्टिकुलर डिजीज उस पर्टिकुलर हमको डेवलप हो जाएगा, और पर्टिकुलर कोई डिजीज ज़्यादा एक्सपोज करने में ज़्यादा भयावह जो रूप में करने के पहले साइंटिफिक जो है उसका रिलेटेड स्टडीज़ कर पाएंगे। सपोज कौन सा पर्टिकुलर जोन में, सपोज कोई पर्टिकुलर केरला में सपोज पर्टिकुलर डिजीज में देखा गया डिजीज होता है, तो वो पर्टिकुलर इसमें जो साइंटिफिक जो है उसके स्टडीज़ कर पाएंगे, उस
ग्रुप जो कौन सा डीएनए व कौन सा जीनोम ग्रुप है उसके स्टडी मिल जाएगा तो साइंटिफिक और स्टडी और पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। तो पहले देखो व्हाट इज द जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, नीड क्या है। तो 1.3 बिलियन इंडिया का जो है पॉपुलेशन 14,600 पॉपुलेशन है, उसमें अलग अलग पॉपुलेशन में जो अलग अलग जीनोम जो ग्रुप्स है स्टडी करने के बाद दो अलग अलग जो साइंटिस्ट के बाद जो है एक डाटा रिकॉर्ड आ जाएगा, डाटा हो जाएगा साइंटिस्ट के पास और आसानी से किस में कौन सा मेडिसिन कहाँ पे देना है क्लियर हो जाएगा। अभी तो कुछ स्टडी नहीं था तो साइंटिफिक ओवरऑल दे किसी को भी कुछ भी मेडिसिन देते कुछ भी हो उसका कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अभी उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। सपोज ऐसा पता चलेगा सपोज तमिलनाडु में कोई डिजीज आ रहा है तो साइंटिस्ट पे क्लियर है उस कोई पर्टिकुलर ट्राइबल में पार्टिकुलर ग्रुप में कोई पर्टिकुलर डिजीज है तो साइंटिस्ट स्टडी कर पाएंगे कौन सा ग्रुप में क्या डिजीज है तो कौन सा और कौन से ग्रुप में ये डिजीज आने का चांसेस है तो एक्सप्लोर करने के पहले साइंटिस्ट उसको अटैक कर पाएंगे इमीडिएटली। अभी तो ऐसा कोई स्टडी नहीं, ऐसे तो ऐसे कुछ भी कर सकते हैं टोटलिटी में अटैक करते हैं। जैसे हम पूरा कोविड में देखा कुछ पर्टिकुलर इसमें कोविड वायरस जो ज़्यादा हुआ कुछ पर्टिकुलर कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा भी कैसे हुआ था। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम चाइना जो यूनाइटेड स्टेट जो है अमंग कंट्रीज है प्रोग्राम सीक्वेंस एटलीस्ट वन तो इसमें देखो 1 लाख का जो जीनोम्स ग्रुप है। एक अवार्ड बोला जो साइंटिफिक इंस्पेक्शन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये ह्यूमन जो कब हुआ था 1990 से लेकर 2003 में इसको इनिशिएटिव किया गया था और 2020 में से इसको उसको लॉन्च किया था। 20 को ज़्यादा जो लेबोरेटरी है उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था एमिंग टू बेटर अंडरस्टैंड द जेनेटिक वेरिएशन एंड डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन। मतलब जेनेटिक वेरिएशंस क्या है तो डिजीज है जो जिसका जो म्यूटेशन करता है जो पार्टिकुलर जेनेटिक के अंदर पार्टिकुलर जीनोम ग्रुप के अंदर ज़्यादा वेरिएशन का तो स्टडी करने के और क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगा। सिग्निफिकेंस बात कर लेंगे प्रिसिशन हेल्थ केयर। प्रिसिशन हेल्थ मतलब स्पेसिफिक जो हेल्थ केयर हो जाएगी। स्पेसिफिक हेल्थ केयर मतलब पार्टिकुलर जो ग्रुप है जो जेनेटिक ग्रुप है जो जीनोम सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में कौन सा मेडिसिन है उस इस बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, स्टडीज़ करने के लिए अगर कोई स्पेसिफिकली जीनोम ग्रुप में कोई पार्टिकुलर डिजीज ज़्यादा होता है उसमें साइंटिस्ट को मालूम पड़ जाएगा इस जेनेटिक उस पर कौन सा मेडिसिन मतलब जीनोम बेस्ड मेडिसिन ये हो जाएगा। मतलब कौन सा ग्रुप में क्या ये आता है उस ग्रुप जो है सबको बाकी सबको मेडिसिन काम में नहीं आएगा देंगे भी नहीं काम में नहीं आएगा। जो क्लियर है इस ग्रुप जो मेडिसिन इसको ग्रुप पे यही मेडिसिन काम में आएगा। तो पर्टिकुलर साइंटिस्ट के लिए बहुत ही टू दी पॉइंट काम हो जाएगा टू दी फास्ट काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो फॉर द टाइम में आपको पता होगा कई सारी जो हमने डेवलप हुआ जो ऐसे गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ ह्यूमन में नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी इम्प्रूव हुआ। जैसे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो क्रॉप है कई सारी क्रॉप जो नॉन बासमती राइस ये होगा पूसा बासमती राइस बहुत सारी डेवलप हुआ। कॉटन बीटी कॉटन बहुत सारी ग्रोथ हाइब्रिड कॉटन हुआ। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्लाइमेट रेजिस्टेंस बहुत सारी डेवलप होता है। इसी में ऐसा करके तो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो बात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कई क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर इंसेक्ट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर हाइब्रिड रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे भी बात थोड़ा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये करो। अभी क्या आने वाले दिन में बात करें जो एक जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे हमारा जो क्लाइमेट जो क्रॉप है उसको भी सस्टेनेबल क्लाइमेट टू रेजिस्टेंस सस्टेनेबल दो है मतलब उसको भी क्रॉप को डेवलप करना आने वाले दिन में क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा कहीं भी कुछ भी हो तो ऐसा करने एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमको उस हिसाब से हमको डेवलप करना है। ऐसी भी बात है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन तो है ही। जैसे कि हम बात करें व्हाट इज जीनोम बात करें हमारा जो डीएनए जो स्ट्रक्चर दो एक्सिड इसमें तो एक ह्यूमन को जो है 3 लाख के ऊपर 3 बिलियन के ऊपर डीएनए रहता है। एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो है इसको सीक्वेंस क्या है इसको जीनोम बोलते हैं। ठीक है, डीएनए क्या कर डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड ये क्या कर जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट फंक्शनिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी जो डीएनए इंस्ट्रक्शन फंक्शनिंग ग्रोथ जो है उसे डीएनए कैरी करते हैं और डीएनए का जो सेट है उसको जीनोम बोलता है। द स्टडी ऑफ जीनोम विच इन्वॉल्व एनालिसिस जीनोम प्रेजेंट मे बी बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन एग्रीकल्चर इसमें कई सेक्टर में आपको बताया था। इसमें वास्ट डेवलपमेंट होगा बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर मेडिसिन सेक्टर में इंक्लूड होगा। सीक्वेंस की बात करते तो अगर जो डीएनए सीक्वेंस है उसका अलग अलग जो है न्यूक्लियोटाइड्स है टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ जो अलग अलग सी ए जो GT सब न्यूक्लियोटाइड्स है अलग डीएनए टाइप है उसका सीक्वेंस क्या है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीक्वेंस के ऊपर मेनली इसको फोकस करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था आप समझ गए मैं बोलना चाहता हूँ इसका क्वेश्चन आया था इसमें और क्लियरिटी और ज़्यादा होगा।
with happens agriculture India, how can it technology of genome sequencing open seen in use in the immediate future, इसमें बोला था genome sequencing can be used in identify genetic markers for disease resistance and drought tolerance in various crop plant। जो बात कर various crop plant है बोला disease resistance है और ड्रॉट रेजिस्टेंस जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस जो है क्रॉप यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको सही है यूज़ कर पाएंगे। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम रिक्वायर्ड डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट। यस, न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट यूज़ करने के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि आप बात करते हैं इसमें जो न्यू वैरायटी को ड्रॉट रेजिस्टेंस कुछ क्लाइमेट रेजिस्टेंस करने का न्यू वैरायटी का को बहुत ही इंक्रीज होगा। तीसरा जो है इट कैन बी यूज टू डिसिपार एंड होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप। ये नहीं है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 हॉट कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो बात करता है तो हॉस्ट थैलोजन जो है ये सही बात कर जीनोम सीक्वेंस इनेबल स्टडी टू एंटर डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए क्रॉप, थस इट एड टू अंडरस्टैंडिंग थैलोजन सर्वाइवल ब्रीदिंग जोन, हेंस सी इज करेक्ट। तीनों पार्ट जो है इन्होंने करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आने के ध्यान से न्यू स्टडी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिन में इंडिया के लिए भी, इंडिया का डेवलप कंट्री बनना चाहता है 2047 में, तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज क्या कर रहा है, वो लोग क्यों डेवलप बन गया, वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव हुआ, ठीक है। वो अपने इसके लिए जो है R&D सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। इंडिया में बहुत लैगिंग है, जो बाहर का बाकी कंट्री जो है इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, काफ़ी आगे बढ़ भी गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, द स्टेटस ऑफ R&D एक्सपेंडिचर इंडिया। अभी क्या बोले तो February 28 जो है नेशनल साइंस डे, तो इस साल का तो इंडिया का जो मेजर जो टॉपिक था तो साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडिया का टॉपिक था। अभी बात हो रहा है साइंस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना तो है, लेकिन सिर्फ करने से तो नहीं होगा, तो R&D सेक्टर में उसका फंडिंग चाहिए बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। इसका बहुत डिटेल डेप्थ में एनालिसिस, कई सारी इसका जो चैलेंजेस क्या है, इंडिया का स्टेटस क्या बाकी कंट्री में, उसको नीड क्या है, आने वाला चैलेंज क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही है इन्वेस्ट करने में, डिटेल बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है। करंट मतलब अभी का प्रेजेंट सिनेरियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल एनालिसिस है। मैं बोल रहा था, ये बोला था ना, इंडिया कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ फंड चाहिए, उसमें साइंटिफिक एनालिसिस चाहिए, उसको बहुत प्रोजेक्ट चाहिए, उसमें फंडिंग चाहिए, बात हो रहा था। तो हाउ मच इंडिया स्पेंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडिया का जो बात हो रहा था पहले काफ़ी दिन से चल रहा था, कम से कम 3% को जीडीपी का 3% रिसर्च डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन जो पहले जो था 0.64% था, ये 2008-9 में, उसमें पहले जो 6.89 में 0.8% था, उसको डिक्रीज होते 0.64 आ गया था। अभी जो 0.7% 2017-18 में, अभी और भी कम हो गया। मतलब ये बहुत ही पोर कंडीशन। अगर वर्ल्ड का बात करेंगे देखेंगे तो इंडिया का पोजीशन बहुत नीचे है। अगर इंडिया का नंबर 3 में आना चाहिए, डेवलप कंट्री में आना है, तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बताया जा रहा है इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत है, क्योंकि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। India need not only technological development and brilliance in various sectors ranging from defense to agriculture for manufacture and built in, मतलब ऐसे बता रहे हैं इंडिया को सिर्फ डिफेंस एग्रीकल्चर में डेवलप करना है, सिर्फ यही नहीं, और भी सेक्टर लैंड एयर, अगर वाटर में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो इंडिया का क्या करना है, तो रिसर्च करना है, उसको और आगे बढ़ाना है। तो यही बात जो रिसेंटली जो है US का हम रियल विश्वगुरु बोलते हैं, US जो है सबसे डेवलप है, इतना आगे क्यों बढ़ गया। US का जो मेजर मतलब रिसर्च डेवलपमेंट में जो इतना खर्चा करता है, 580 बिलियन को ज़्यादा खर्चा करता है, 2.8 मतलब % GDP को ज़्यादा खर्चा करता है US कंट्री करते हैं। उसका अलग अलग सेक्टर में बहुत बिलियन करता है, सिर्फ US ही नहीं, बाकी कंट्री भी ज़्यादा करते हैं। उसका डिटेल देख लेते हैं, इंडिया का पोजीशन भी देख लेते हैं, जो आपको आइडिया लग जाएगा। बोलता हाउ US अचीव दिस, हाउ US कैसे अचीव किया, ऐसा बात क्वेश्चन आ रहा है। US जो बात करते हैं 2.83 जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट GDP का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है।
Even the Sustainable Development Goals, again Agenda 2030 aim to build resilient infrastructure, promote incentive sustainable industrializations, foster innovation, ये सब करने के लिए डेवलपमेंट R&D सेक्टर में बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है G20 कंट्री में जो है इन्होंने चार्ट एनालिसिस किया, इसमें जो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ऑफ GDP कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, R&D इंटेंसिटी परसेंट GDP ऐसा देखो, रेट देख रहे हैं इसमें, देख रहे हो जिसमें क्या है मैक्सिमम जो है इंडिया का। पहले देखते हैं, सबसे पहले जो G20 कंट्री साउथ कोरिया करते हैं 4.43%, उसके बाद जापान 3.21, जर्मनी जो करते हैं 3.09, उसके बाद करते हैं कम से कम जर्मनी हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया US जो है 2.83%। इसको ऐसा करके जो फ्रांस जो EU जो है 2.03% करते हैं। इंडिया में 0.65%, इंडिया का जो 0.65% और GDP इंडिया का GDP बहुत पोर है। और इन टर्म्स ऑफ प्राइस में देखेंगे बिलियन में तो कितना डॉलर में करता है, तो US सबसे ज़्यादा $581 जो है बिलियन डॉलर जो है US करते हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो डॉलर में पाकर, यूरोपियन यूनियन चाइना बहुत ज़्यादा करते हैं। यूरोपियन यूनियन बात कर यूरोपियन यूनियन 323 और जो चाइना जो है 297, मतलब एज पर 2018 का बात कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया का रैंक, इंडिया का जो है ओनली 17 बिलियन यूज़ करते हैं, और साउथ कोरिया 76 बिलियन करते हैं, जापान जो है 161 बिलियन यूज़ करते हैं। ये जो G20 कंट्री का, नॉन G20 कंट्री जो है उसके अंदर रशिया हो गया, इसराइल तो कम से कम अपना जो है 5% GDP अपना इन्वेस्टमेंट करता है। आपको इसराइल का नाम सुना होगा, वो बहुत ही मतलब ट्रेमेंडस इसका डेवलपमेंट है इसराइल के। इसराइल का नाम तो मतलब इतना छोटा कंट्री है, उसका पर पॉपुलेशन इतना 9 मिलियन है, पर कैपिटा इनकम कितना ज़्यादा है, $51,000 है इसराइल का। और इसका डिफेंस में कितना इंप्रूवमेंट इसराइल का, मतलब कितना उसका डिफेंस सेक्टर और अपने पूरा कंट्री को उन्होंने जो आगे बढ़ा, कई सारे कंट्री के अंदर वो आगे बढ़ा है। इसराइल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब बोलने का मतलब बाकी कंट्री जो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना जो है R&D सेक्टर में। अकाउंट टू यूनेस्को जो है लेटेस्ट G20 अकाउंट पर 90% ऑफ टोटल ग्लोबल जो है GRD परसेंट ऑफ PP कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो है R&D करते हैं 90%। G20 कंट्री जो टोटल में 90% अपने G20 कंट्री अपना इन्वेस्ट करते हैं R&D सेक्टर में। तो इन जो बात करें जो US लीड टू स्पेंडिंग 581 बिलियन R&D फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन 323, चाइना 227, और इंडिया का जो कितना करते हैं वो 17 बिलियन यूज़ करते हैं, इतना है। G20 country account about 86% of the total global GDP and over 60% of the global population and leaders every day, ऐसा बात हो रहा है। अगर G20 कंट्री का R&D इन्वेस्टमेंट बात करेंगे तो US का जो 36% है, उसके बाद फॉलोड बाय EU 20%, चाइना 18% यूज़ करते हैं, इंडिया का 1% का भी नीचे, मतलब इंडिया का जो 1% का भी नीचे जो है इन्वेस्ट करते हैं G20 कंट्री के अंदर। ठीक, ये बात कर दें। इंडिया रैंक 17, मतलब इंडिया रैंक 7 G20 कंट्री में 20 कंट्री के अंदर इंडिया का रैंक 17 कंट्री, बहुत ही पीछे है इंडिया का रैंक, मतलब R&D इसका पर। अगर बात करेंगे तो चार्ट हो दी ईयर वाइज नेशनल एक्सपेंडिचर R&D इन कोर्स, इंडिया का जो है बात करेंगे जो है 0.65 है, उसका भी नीचे हो गया, नीचे अभी जो है 0.65 जो है 2021-22 में उसका भी नीचे हो गया। अगर कितना लाख खर्चा कर रहा है बात करेंगे, जो ग्रीन जो बार डायग्राम है, ये जो कम से कम 1 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ जो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इसके पॉइंट इंक्रीज तो कर रहे, लेकिन GDP तो इंक्रीज हुआ, उसका परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करना था जिससे जो बाकी कंट्री कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मतलब बाकी मतलब चाइना का कितना 283 बिलियन यूज़ करे, इंडिया का ओनली 17, US चाइना का छोड़ ही दे दो। ये बात नीड पर फंड तो डिस्कस हो गया। हाउ कैन इन इम्प्रूव R&D स्पेंडिंग, साइंस रिक्वायर्स कंसिस्टेंट R&D स्पेंडिंग का प्राइवेट कंट्रीब्यूशन, R&D स्पेंडिंग जो प्राइवेट कंट्रीब्यूशन जो बात कर रहा था, एक ग्राफ है, ग्राफ में दिखाता हूँ। इंडिया के अलग अलग सेक्टर में बात कर, सेंट्रल सेक्टर जो है 46% आसपास है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो है 36% है, उसके बाद हायर एजुकेशन स्टेट वाइज परसेंटेज बहुत ही पोर है। तो ऐसा वाला इंडिया का जो सोच रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर को भी धीरे धीरे इन्वॉल्व इसके अंदर इन्वॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो इंडिया का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 43%, स्टेट गवर्नमेंट 6.7%, ठीक है,
और जो है प्राइवेट सेक्टर 36% ऐसा बताया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर का जो है धीरे धीरे जो R&D सेक्टर में भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी प्राइवेट सेक्टर कुछ इश्यूज भी वो भी डिस्कस करते हैं, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता प्राइवेट सेक्टर, वो भी पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाउ R&D बजट यूटिलाइज, कई सेक्टर में ये भी देखा गया जो सैंक्शन करते हैं गवर्नमेंट, उतना भी कई से जो अपना यूटिलाइज नहीं हो पाते। 2022-23 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज 72% एस्टिमेट, बाकी जो है DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 61%, ऐसा कुछ सही है। इसको अभी गवर्नमेंट को इसका जो सैंक्शनिंग है उतना तो यूज़ करे। मिटिगेशन स्पेंडिंग फंड जो स्पेंड इसको यूज़ कर, गवर्नमेंट नीड टू इंक्लूड मोर कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्ट इंसेंटिव दिया जाए, ऐसा को बताया, ऐसा कुछ फॉलो कर है। इंडियन ऑल्सो नीड टू ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी टू एवोल्यूट साइंस प्रोजेक्ट, तो ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी अभी नहीं है, तो साइंस प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज करते उसको मॉनिटरिंग करना, उसको सैंक्शन करना, उसको एक ब्यूरोक्रेटिक जो है कैपेसिटी बिल्ड करना चाहिए। ऐसा बताइए वाई पार्टिसिपेशन प्राइवेट प्लेयर लिमिटेड R&D, प्राइवेट सेक्टर में जो अभी लिमिटेड R&D सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत पोर है। इसमें ये इंडिया तो वीक पेटेंट सिस्टम, पैटेंट सिस्टम में कोई इन्वेस्टमेंट किया, इतना खर्चा के इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो पैटेंट सिस्टम बाकी लोग कॉपी कर लिया, तो उसमें वो इंडिया के लिए सक्सेस नहीं। बाकी कंट्री में ऐसे नहीं है। रिस्क ऑफ इमिटेशन, मतलब उसको कॉपी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है इंडिया में। लैक ऑफ टैलेंट जो है इंडिया में, लैक ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। हाई लैक ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च, हाई क्वालिटी मतलब अब देखो 40,000 हायर एजुकेशन सेंटर इंडिया में, 14 हायर एजुकेशन सेंटर इन IIT में है, बच्चे बता रहे, इसमें लेस देन 1% जो रिसर्च डेवलपमेंट वो मतलब है जो कंट्री नीड, स्पेशल साइंटिफिक नीड, मतलब 40,000 में जो रिसर्च होता है उसके अंदर ओनली 1% जो रिक्वायरमेंट है, 99% जो कोई मतलब कोई हाई क्वालिटी रिसर्च होता है उसमें कोई इंडिया का काम का नहीं होता। ये मेजर पॉइंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी है चैलेंजिंग प्रोक्योरमेंट लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटी इशू, बहुत सारी कैपेसिटी है। तो इंडियन पैटेंट ऑफिस अभी 860 पैटेंट एग्जामिनर, 860 पैटेंट एग्जामिनर और काउंसिलर है। वायरस जो बोल रहे चाइना में जो है 13,700 एग्जामिनर है, काउंसिलर, इंडिया में ओनली 860, बाकी US पे तो छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्टिंग रिसर्च गवर्नमेंट एफोर्ट टू इम्पोज फिजिकल डिसिप्लिन जो चापा जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को फिजिकल डिसिप्लिन चलाता है, उसके लिए जो है बहुत सारी IIT वगैरह जो है उसके लिए बराबर रिसर्च नहीं कर पाते, ये भी वन ऑफ द रीजन है। लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, लैक ऑफ फंडिंग तो है ही है जो बात करते हैं। लिमिटेशन कोलैबोरेशन विद एकेडमिक इंडस्ट्री, जो रिसर्च होता है IIT में रिसर्च होता है उसके साथ इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो रिक्वायरमेंट नहीं हो पाते। जो एकेडमिक और इंडस्ट्री से रिलेशंस बहुत मतलब कोलैबोरेशन नहीं होने के वजह से जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट जरूरी वही नहीं कर पाते। ये भी मेजर लैक ऑफ जो है कोलैबोरेशन है। ब्रेन ड्रेन तो है ये, बहुत से जो हाई टेक्नोलॉजी हाई ब्रेन बाहर चले जाते हैं। इनोवेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ये पॉइंट है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल रिसर्च कर लिया। जो क्वेश्चन है ये भी इस तरह क्वेश्चन आता है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता दिया था। लास्ट आर्टिकल SBI रिकॉन पॉवर्टी लेवल 4.64 to 5% तो डिस्कस हुआ था। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे रिसेंटली ये हुआ था, इसमें ऐसा भी कई सारी स्टडीज में लिया गया। जो हाउस होल्ड जो ग्रुप है में जो फूड पॉइंट जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर, फूड का जो ये करते हैं जो एक्सपेंडिचर करता है बहुत काफ़ी रिड्यूस हो गया, मतलब इवन गाँव में टाउन में दोनों भी रिड्यूस हो गया। तो बोलते पॉवर्टी लेवल द डिक्लाइन 7.2% 2022-23 में, अभी पहले का 25% 2011 में बात, पॉवर्टी लेवल अभी का बहुत ही रिड्यूस हो गया, अभी 4 to 5% के रिड्यूस में हो गया बोल रहा है। तो इसका पॉइंट वाले इन्फ्लेशन पहले डिस्कस हो गया। ऐसा बात कर जो पॉपुलेशन से अगर कैलकुलेशन हो जाएगा 2021 में पॉपुलेशन कैलकुलेट हो जाएगा, अच्छा बात था, लेकिन अभी हुआ नहीं। पॉपुलेशन कैलकुलेशन होने के बाद जो है पॉवर्टी लेवल और भी रिड्यूस हो जाएगा, जब शहर में कितना है गांव में कितना है उसको कैलकुलेशन हो जाएगा, तो उसमें एक्चुअल पॉवर्टी लेवल कितना और ज़्यादा पड़ा है, वो बोले 4.5% ज़्यादा नहीं होगा ऐसे बताया जा रहा है। और तो इम्पैक्ट है रिटेल इन्फ्लेशन, और रिटेल इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट करते हैं CPI इन्फ्लेशन के ऊपर, उसको वो जो वेटेज हम देते हैं जिस फूड के ऊपर हम बात करते हैं, केरल को अनाज को ज़्यादा वेटेज देते हैं। अनाज तो अभी देखा गया अनाज ज़्यादा खा नहीं रहा है,
जो अनाज को एक्सपेंडिचर बहुत कम है ज़्यादा खाने। आदमी तो पैक फूड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आदमी फ्रूट्स है, ये एग मीट इस टाइप का फूड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं आदमी जो अनाज है सब्जी के ऊपर बहुत रिड्यूस हो गए हैं। तो इस तरफ जो कैलकुलेशन बराबर हो जाएगा तो इसमें रिटेल इन्फ्लेशन जो है और भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन की बात कर। ये कुछ टॉपिक आज का है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय चैनल। आज काफ़ी लेट हो गया, आज काफ़ी सुबह उठा था लेकिन लेट काफ़ी हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक